हमारा लास्ट संडे वाला टेस्ट है, इसको कंटिन्यू करते हैं सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इट सेज कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। क्वेश्चन को रीड करते हुए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड, पहले उसको चार्ज कर दिया गया है एंड देन आइसोलेट कर दिया गया है। आपको बताना है इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द प्लेट सेपरेशन। व्हाट इफ हैपन्स इफ वी इंक्रीज द प्लेट सेपरेशन ऑन चार्ज, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो तीन चीज़ों पे देखना है। प्लेट को सेपरेट करने से पहले देखते हैं चार्ज कैसे क्या होगा। बैटरी से कनेक्ट किया है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब जब ये चार्ज हो गया है तो इसको आइसोलेट कर दिया, विच मीन्स बैटरी रिमूव कर दिया। तो ये रहा हमारा कैपेसिटर आफ्टर बीइंग चार्ज्ड। एक चीज़ समझने की है कि अगर हमने चार्जिंग होने के बाद इसको हटा दिया है तो जो चार्ज पहले था वही चार्ज इस पर अब रहेगा, चार्ज में कोई भी चेंज नहीं आएगा। दैट थिंग इज़ वेरी क्लियर कि अगर यहाँ पर चार्ज लेट से अगर Q था तो यहाँ पर भी चार्ज कैसा रहेगा, सेम। तो अगर हमसे पूछ रहे हैं कि चार्ज पे क्या असर आएगा तो वो रहेगा कांस्टेंट। कूल। नेक्स्ट थिंग इज़ कैपेसिटेंस। द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस इज एप्सिलॉन नॉट A बाय D। अगर D का इंक्रीमेंट होगा तो C का डिक्रीमेंट होगा, विच मीन्स अगर प्लेट सेपरेशन इंक्रीज़ करेंगे, ये जो प्लेट सेपरेशन होता है इसको अगर इंक्रीज़ करेंगे तो कैपेसिटेंस डिक्रीज़ करेगा। तो कैपेसिटेंस के लिए आ गया डिक्रीज़। पोटेंशियल या V की अगर बात करें सो Q इज़ इक्वल्स टू CV, सो V बिकम्स Q बाय C। अभी C डिक्रीज़ किया है तो V क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। तो चार्ज रहेगा कांस्टेंट, V करेगा इंक्रीज़, कैपेसिटेंस करेगा डिक्रीज़। ऑप्शन नंबर डी, डन। सेकंड, अब इस वाले में क्या है, इस वाले में एनालाइज करना है सीरीज़ पैरेलल है कि नहीं, क्योंकि हमें इक्विवेलेंट निकालना है। तो सबसे पहले ना ये दो पॉइंट्स के बीच में ये जो दो कैपेसिटर्स हैं ये दोनों किस में, सीरीज़ में है। 400 पिको फैरेड इन सीरीज़ विद अनदर 400 पिको फैरेड combined like this. Now for identical capacitors, C equivalent is equals to C by N। तो 400 बाय N is 2, तो यहाँ से हमारा C equivalent आ जाएगा 200 पिको फैरेड। ये C equivalent आया ये 400 और 400 का, तो मतलब ये 400 और 400 वाली ब्रांच को हम रिप्लेस कर सकते हैं 200 से। तो अब इस सर्किट को एक बार रीड्रॉ करते हैं। सर्किट में हमारे पास यहाँ पर है ऊपर 100 पिको फैरेड, 400 रिप्लेस हुआ है 200 पिको फैरेड से, एंड देन दीज आर कनेक्टेड स्ट्रेट अप। इसके बाद नीचे कनेक्टेड है एक 400 पिको फैरेड, तो यहाँ पर आ जाएगा एक 400 पिको फैरेड और यहाँ पर कनेक्ट हो गई बैटरी। $400 वोल्ट। अब ये दो पॉइंट्स देखो, इसका एंड पॉइंट और इसका एंड पॉइंट मैच कर रहा है, विच मीन्स ये 100 और 200 ये दोनों आपस में किस में है, पैरेलल में। तो सीधा सीधा ऐड कर दूंगा पैरेलल में, तो 100 प्लस 200 वुड बी इक्वल टू 300 पिको फैरेड। सिंपल। तो यहाँ पर हमारा आंसर 300 पिको फैरेड आ रहा है 100 और 200 कंबाइन करके। अब बचा है 300 और ये नीचे 400, तो नेक्स्ट सर्किट बनाएंगे 300 पिको फैरेड साथ में 400 पिको फैरेड। अब पता है क्या है, यहाँ पर अगर कोई ऊपर से ही देखता हुआ आता तो वो पता है क्या बोलता कि ये दोनों और ये तीनों आपस में पैरेलल में लग रहे हैं क्योंकि ऊपर नीचे अटैच्ड है। बट हमने बैटरी की प्लेसमेंट तो देखी ही नहीं। बैटरी की प्लेसमेंट डिसाइड करेगी कि ये सीरीज़ है या पैरेलल है। तो उस हिसाब से अगर आप इन वालों को देखो तो ऑल्दो यहाँ पर 400 वोल्ट की बैटरी लगी है, अगर इसमें सर्किट में चार्ज फ्लो करता है तो देखो पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी इज़ दिस, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा और दोनों में जो चार्ज है वो कैसा जाएगा, सेम। चार्ज सेम होती मतलब दोनों किसमें, सीरीज़ में। तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होगा C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2। तो गलती होने का चांस तब था जब हमने सर्किट को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व नहीं किया। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया तो पता चला ये दोनों आपस में सीरीज़ में,
फिर इसके साथ ये दोनों पैरेलल में, और फिर जो लास्ट में बचा है वो दोनों लास्ट में आएंगे सीरीज़ में। तो C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2, C1 इज़ 300 picofarad, this one is 400 picofarad by C1 plus C2 which is 700 picofarad. Upon solving we will get 1200 by 7 picofarad, which is option number A. चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, 3 माइक्रोफैरड वाले कैपेसिटर पे इस वाले कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा। एक चीज़ नोटिस करने की है कि यहाँ से अगर चार्ज जाएगा तो सभी में चार्ज जो जाएगा वो कैसा जाएगा, सेम। तो अगर इन तीनों को रिप्लेस कर दूँ एक C इक्विवेलेंट से, तो उसमें भी उतना ही चार्ज जाएगा जितना इन इंडिविजुअल कैपेसिटर्स में जा रहा है। सो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3. So 1/C1 is 1/2 plus 1/3 plus 1/6, 1/C इक्विवेलेंट। अब एलसीएम लेके इसका बेस हम क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। ओके, सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6, 3, 2, 1, 1/C इक्विवेलेंट। सो C इक्विवेलेंट वुड बी 6/6, दैट इज़ 1 माइक्रोफैरड। मतलब इन तीनों को हम रिप्लेस कर सकते हैं एक 1 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर से। ये आ गया 10 वोल्ट। Q बराबर CV, C है 1 माइक्रोफैरड, वोल्टेज है 10, तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 माइक्रोकूलम्स, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल ही है, 90 डिग्री होगा इसका। इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में, कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री। बट स्टिल अगर आपको सॉल्व करना है, E इज इक्वल्स टू माइनस dV/dr, dV इज इक्वल्स टू इंटीग्रल E डॉट dr इन नेगेटिव, ओपन करेंगे E dr cos थीटा, ये सब नेगेटिव इस तरफ ले आओ। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बाय डेफिनेशन क्या होता है, जहाँ पर पोटेंशियल रिमेन्स सेम। अगर कोई चीज़ सेम है तो उसका चेंज क्या हो जाएगा, ज़ीरो, यानी dV क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो ये हो गया ज़ीरो। तो ज़ीरो इज इक्वल्स टू E dr cos थीटा। तो यहाँ से cos थीटा बराबर ज़ीरो और थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 90 डिग्रीज। सो ये ऑप्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। हमारे पास H+ का आयन है, Cl- का आयन है, इस पे +E का चार्ज है, इस पे -E का चार्ज है, +E -E। These molecules are separated by a distance of 1.38 angstrom. The potential due to this dipole at a distance of 10 angstrom on the axis of dipole. एक्सिस पे पूछा है, मतलब V axial का फॉर्मूला लगेगा, विच इज़ Kp/r²। इस सवाल में P कितना है, P होता है बीच का डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। बीच का डिस्टेंस है 1.38, एंगस्ट्रॉम इज 10 to the power -10 एंड चार्ज इज E। तो ये हमारा P आ गया। R कितना दे रखा है, 10 एंगस्ट्रॉम। तो 10 एंगस्ट्रॉम के हिसाब से देखते हैं एक बार। सो Kp/r² को सॉल्व करने के K की वैल्यू 9 इंटू में 10 की पावर 9। अब पता है क्या है, ये जैसे ये डाइपोल बन रहा है, इस डाइपोल से यूजिंग ए सेपरेट कलर 10 एंगस्ट्रॉम की दूरी एक्सियल पॉइंट पर। डाइपोल से सारी दूरियाँ कहाँ से मेजर होती है, सेंटर से। तो यहाँ से 10 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर आपको बताना है कितना पोटेंशियल बनेगा। तो मतलब R की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 10 इंटू में 10 की पावर -10। चलिए जी सॉल्व करते हैं। Kp/r² को थोड़ी जगह देके, K की वैल्यू 9 इंटू में 10 की पावर 9, P की वैल्यू 1.38 टाइम्स 10 to the power -10 मल्टीप्लाइड बाई E विच इज़ 1.6 इंटू में 10 की पावर -19, और R का स्क्वायर करना है, तो 10 इंटू में 10 की पावर -10 और इसका क्या हो जाना है, स्क्वायर। थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, नंबर्स को अलग पावर्स को अलग। तो 9 इंटू में 10 to the power 9 टाइम्स 1.38 इंटू में 10 की पावर -10 इंटू में 1.6 इंटू में 10 की पावर -19, 10
का स्क्वायर और 10 की पावर -10 का स्क्वायर, यानी 10 की पावर -10 को 2 बार लिख सकता हूँ, 10 की पावर -10 और लेट्स जस्ट मेक इट 10 की पावर -20, फाइन, वट एवर. नाउ इफ वी सॉल्व इट वी विल गेट समथिंग लाइक दिस. 9 इंटू में 1.38 इंटू में 1.6 मल्टीप्लाइड बाय, ऊपर देखो 10 की पावर है 9, -10 है, -19 है, नीचे ये पावर है तो ऊपर जाके +20 और ये पावर है जो ऊपर जाके -2 हो जाएगी. अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो देखो कितना बनेगा. 19 -10 29. आप देखो ये देखो 20 और 9 29 और ये 10 और 19 भी 29, तो ये पावर तो कैंसिल हो जाएंगे. मतलब 10 की पावर -2 खाली बचेगा और कुछ बचेगा नहीं. और इन सब नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 9 टाइम्स 1.38 टाइम्स 1.6 तो कितना आएगा. 9 टाइम्स 1.38 बाय 1.6. (19.8) इंटू में 10 की पावर -2 तो 0.19, 0.2 है ना, 0.2 आ जाएगा. डन. हल्की फुल्की कैलकुलेशन थी बट फॉर्मूला ये वाला लग रहा था, वी एक्सिल वाला, क्लास के करा हुआ फॉर्मूला है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. नेक्स्ट, 4 points A, B and C are set at equal distances from the center of a dipole. So we have a dipole plus Q minus Q. पोटेंशियल बताना है A, B, C और D पे. अब देखो पोटेंशियल D पर 0 होगा और B पर भी 0 होगा क्योंकि दोनों की दूरी सेम है. चेक करो, मान लो अगर ये दूरी है तो ये दूरी भी कैसी रहेगी, सेम, और यहाँ से भी दूरी सेम और यहाँ से भी दूरी सेम. जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव. सो फ्रॉम दैट लॉजिक बी और डी का पोटेंशियल रहेगा सेम, वी बी इक्वल टू वी डी, और ये 0 के बराबर भी होंगे. बट जो भी ऑप्शन वी बी और वी डी को सेम बोल रहे हैं वो ऑप्शन ठीक हो सकते हैं, ए तो नहीं है वो ऑप्शन. नेक्स्ट, ए पॉइंट. ए पॉइंट पॉजिटिव से पास है तो यहाँ पर हाई हो जाएगा पोटेंशियल और नेगेटिव से दूर है, और सी पॉइंट नेगेटिव के पास है तो यहाँ पे पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, लो. तो वी ए वुड बी ग्रेटर देन वी बी. तो वी ए वी बी से ग्रेटर हो, सॉरी वी सी से, वी ए वी सी से ग्रेटर हो और वी ए वी बी बराबर हो. एक ही ऑप्शन है, वी ए वी सी से बड़ा है और ये दोनों आपस में बराबर है. सो ऑप्शन नंबर बी. 7th क्वेश्चन देखते हैं. कंसिडर 2 कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2. R1 इज ग्रेटर देन R2. 2 आर एट द सेम पोटेंशियल, मतलब दोनों का V कैसा है, सेम. देन द लार्जर स्फीयर हैज़ मोर चार्ज देन द स्मॉलर स्फीयर, मतलब इस पे जो चार्ज अगर Q1 है और इस पे Q2 है तो Q1 ज़्यादा है Q2 से. ये कुछ बातें हमें पता चल गई हैं. फिर आपको बताना है किसकी चार्ज डेंसिटी कम ज़्यादा होगी. ओके, तो पहले वो बोल रहा है दोनों का पोटेंशियल सेम है, मतलब V1 और इसको V2 बोलता हूँ तो ये दोनों बराबर है. मतलब के Q1 बाय R1 इज इक्वल्स टू के Q2 बाय R2, या फिर Q1 बाय R1 बराबर है Q2 बाय R2 के. इतना ही ये पोटेंशियल का बराबर होना मुझे बता पाया. नेक्स्ट पूछ रहा है कि दोनों की चार्ज डेंसिटी पे बात कर लेते हैं. चार्ज डेंसिटी फर्स्ट वाले की होगी, फर्स्ट की σ1 इज इक्वल्स टू चार्ज Q1 बाय 4 पाई R1 का स्क्वायर. अब देखो मैं इसको कैसे लिखने जा रहा हूँ. Q1 बाय 4 पाई R1 टाइम्स R1. इससे क्या अचीव होगा अभी थोड़ी देर में देखना. Q1 बाय R1 को अलग किया, 1 बाय 4 पाई टाइम्स 1 बाय R1. इतने पे मैंने छोड़ दिया. अब σ2 को चेक करना ज़रा. Q2 टोटल चार्ज, ये पता है ना आपको चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन में एरिया. तो Q2 अपॉन में 4 पाई R2 का स्क्वायर.
अब इसको भी देखो कैसे लिखूँगा, Q2/R2 1/4 1/R2। अब देखने वाली चीज़ क्या है, देखो देखो देखो, दोनों का 1/4 सेम। यहाँ पे Q1/R1 है और ये Q2/R2, बट ये दोनों तो बराबर है। इन दोनों को अगर मैं x मान लेता हूँ तो इन दोनों को मैं x से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो अगर आप सीधा सीधा भी देखो ना, सीधा सीधा बात यहीं पे ख़त्म हो गई कि भाई दोनों का Q1/R1 सेम है, 1/4 सेम है। Q1/R1 की जगह पे यहाँ पे Q2/R2 आ गया, 1/4 की जगह पे 1/4 आ गया। तो बचा क्या, यहाँ 1/R1 और यहाँ 1/R2, मतलब सिग्मा 1 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R1 एंड सिग्मा 2 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R2। सिंस R1 इज़ ग्रेटर देन R2, तो R1 ज़्यादा है तो सिग्मा 1 क्या हो जाएगा, कम। सिंपल। तो फर्स्ट वाले स्फीयर यानी R1 वाले स्फीयर जो कि लार्जर था क्योंकि उसका R1 ज़्यादा है, तो लार्जर स्फीयर की डेंसिटी कम आ गई। अब लार्जर की डेंसिटी कम आ गई तो स्मॉलर की ज़्यादा हो जाएगी, तो चार्ज डेंसिटी ऑफ स्मॉलर स्फीयर इज़ मोर देन दैट ऑफ लार्जर स्फीयर। डन। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए था। स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हैज़ द सेम एरिया एज दैट ऑफ प्लेट A। तो ये हमारा मान लीजिए K है, ये हमारा कैपेसिटर है, इसकी जो दूरी है वो 3/4D है। मैंने ऐसे ही क्यों बनाया, क्योंकि उसने बोला हुआ है कि इसका एरिया कैसा रहेगा, सेम। इस केस में आप नोटिस कर सकते हो जितना एरिया यहाँ पे है उतना एरिया इसके सामने है। 3/4D का डाला है, इसका टोटल सेपरेशन D है। द चेंज इन कैपेसिटेंस व्हेन स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। स्लैब इंसर्ट कर दिया, कैपेसिटेंस चेंज बताओ। हमने फॉर्मूला सीखा हुआ है, C' इज इक्वल्स टू, देखेंगे बस फॉर्मूला अच्छे से, एप्सिलॉन नॉट A बाय, एक तो जो डिस्टेंस बच गया, मतलब ये जो हमने D है इसके अलावा जो डिस्टेंस बचा है, जिसको मैं देखो ऐसे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस जो बचा हुआ है, ये डिस्टेंस कितना है, तो टोटल D में से 3/4D को क्या कर देंगे, माइनस। तो ये हमारा आ गया D माइनस 3/4D प्लस 3/4D और उसका जो डाइलेक्ट्रिक है वो K है। सॉल्व करते हैं। एप्सिलॉन नॉट A बाय D माइनस 3/4D वुड बी D/4 प्लस 3D/4 इंटू में K। इसमें से D/4 कॉमन लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/4 कॉमन लिया, बचा 1 प्लस 3K। 4 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट A बाय D, और ये 1 प्लस 3K बन जाएगा K प्लस 3/K। ऑप्शन क्या है, अच्छा ऑप्शन में ये चीज़ ऊपर जा रही है, तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाय D 4K अपॉन में K प्लस 3। डन। ये फॉर्मूला कैसे लिखा है, अगर आपको याद ना आ रहा हो तो फॉर्मूला लिखवाया था क्लास में, एप्सिलॉन नॉट A बाय D माइनस D प्लस D/K, अगर एक सिंगल लगा हुआ है तो। फिर अगर बढ़ता है तो D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T1/K1 प्लस T2/K2 प्लस T3/K3। इस तरीके से कहानी आगे बढ़ती रहेगी, ठीक है। 3 capacitors each of 4 microfarad are to be connected in such a way that the effective capacitance is 6 microfarad। तो ये करना है और 6 बनाना है, कुछ नहीं है। 4 के साथ एक 4 लगाओ सीरीज़ में, कॉम्बिनेशन क्या दे देगा, 2 दे दिया। इस 2 के साथ एक 4 लगा दो पैरेलल में, कॉम्बिनेशन क्या देगा, 6 हो गया। तो 2 सीरीज़ में और वो 2 सीरीज़ एक के साथ पैरेलल में, 2 इन सीरीज़ एंड 1 इन पैरेलल। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statement is true about the relation between electric field and electric potential? Electric field is in the direction in which the potential decreases steepest. Steepest हो या not so steepest भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में जिसमें पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो ये करेक्ट है, ये स्टेटमेंट हमने लिखा भी है क्लास में कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लो इस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव टू नेगेटिव,
तो इसी डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है. दिस इज ट्रू. Second is the magnitude of electric field is given by the change in magnitude of potential per unit displacement. Change in magnitude of per unit displacement normal to the equipotential surface. इस रिलेशन को इसने स्टेटमेंट में बोल दिया है. तो ये बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है. ऑप्शन नंबर डी. सी ऑप्शन दिखते हैं. इन रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सर्फेस आर फार अपार्ट. नहीं, ऐसा नहीं होता. रॉन्ग. क्वेश्चन नंबर 11. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है. टू मेटल स्फीयर्स है. वन ऑफ रेडियस r and the other of radius 2r. Both have same charge density sigma 1, sigma 2 and sigma 1 is equals to sigma 2. If they are brought in contact and separated, you know what happens when they are brought in contact. Potential becomes same. तो नई सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी. मानते हैं पहले चार्ज अगर Q1 था और ये चार्ज Q2 था. ठीक है. तो इन दैट केस सिग्मा 1 अगर सिग्मा 2 के बराबर है तो Q1 बाय 4 पाई आर स्क्वायर वुड बी इक्वल टू Q2 बाय 4 पाई आर की जगह पे 2r का स्क्वायर. 4 पाई से 4 पाई कैंसिल. Q1 बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q2 बाय 4r स्क्वायर. आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल. सो वी गेट Q1 इक्वल टू Q2 बाय 4. अच्छा, अब जब इन दोनों को टच करेंगे तो क्या इन पे चार्ज सेम रहेगा. नहीं भाई, चार्ज बदल जाएगा. लेट्स से दैट चार्ज बिकम्स Q1 डैश एंड दिस बिकम्स Q2 डैश. क्या रेडियस चेंज होंगे. नहीं भाई, रेडियस सेम रहेंगे. तो ये r हो जाएगा और ये 2r हो जाएगा. जब ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट करते हैं किसी चीज़ को तो उनका पोटेंशियल सेम हो जाता है. विच मीन्स V1 वुड बी इक्वल टू V2. मतलब KQ1 बाय R इज इक्वल्स टू KQ2 बाय 2R. K से K कैंसिल, R से R कैंसिल. तो Q1 डैश इज इक्वल्स टू Q1 डैश इज इक्वल्स टू Q2 डैश बाय 2. ओके. तो पहले के चार्जेस के बीच में रिलेशन, बाद के चार्जेस के बीच में रिलेशन आ गया है. अब एक और चीज़ देखेंगे. अकॉर्डिंग टू चार्ज कंजर्वेशन. भाई जो जो चीज़ें इन्होंने दी है उसकी बेसिस पे मैं इक्वेशंस बनाता जा रहा हूँ. इन्होंने कहा चार्ज डेंसिटी से मैं बराबर कर दी. इन्होंने कहा टच कर दिया तो पोटेंशियल बराबर कर दी. आपके दिमाग में भी चमकना चाहिए. अब चार्ज कंजर्वेशन क्या कहता है कि जितना चार्ज पहले था Q1 प्लस Q2, बाद में वही चार्ज बनेगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश. तो Q1 को इस हिसाब से देखें तो Q2 बाई 4 लिख सकते हैं. Q2 बाई 4. और यहाँ पर ये जो Q1 डैश है इसको यहाँ पर क्या लिख सकते हैं. Q2 डैश बाई 2 प्लस Q2 डैश. ऐड करेंगे ये हो जाएगा 4 4 5 Q2 बाय 4 और ये हो जाएगा 3 Q2 डैश बाय 2. 2 से 2 पे कैंसिल. तो Q2 डैश बराबर हो जाएगा 5 बाय 2 Q2 के. 5 बाई 6. ये 2 और 3 मल्टीप्लाई होंगे ना. तो Q2 डैश और Q2 के बीच में रिलेशन आ गया. अब ये Q2 की वैल्यूज़ Q1 के टर्म्स में इनपुट कर दो तो आपको Q1 के बीच में रिलेशन मिल जाएगा. बट ये सब करना ही क्यों है. क्योंकि वो सरफेस चार्ज डेंसिटी चाहता है. सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए कम से कम चार्ज तो चाहिए ही होगा. तो इसीलिए तो Q2 डैश और Q2 के बीच में रिलेशन आ गया. अब Q1 डैश और Q1 के बीच में रिलेशन चाहिए. तो देखो Q2 डैश इज इक्वल्स टू 5 बाई 6 टाइम्स Q2. ओके. Q2 डैश को मैं लिख सकता हूँ यहाँ से अगर आप देखो तो 2 टाइम्स Q1 डैश और Q2 को यहाँ से क्या लिख सकता हूँ 4Q1. अब कैंसिल करते हैं. ये 2 से जाएगा 2 पे, ये 2 से जाएगा 3 पे. तो Q1 डैश इज इक्वल्स टू 5 बाई 3 टाइम्स Q1. अब कुछ बात बनेगी. अब नई सरफेस चार्ज डेंसिटीज निकालते हैं. एक और पेज लगेगा. ऐड पेज. हाँ जी, नई सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालते हैं. सिग्मा 1 डैश वुड बी इक्वल टू नया चार्ज Q1 डैश अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर और सिग्मा 2 डैश वुड बी Q2
टू डैश बाय 4 पाई 2r का स्क्वायर, Q1 डैश बाय 4 पाई r स्क्वायर, Q2 डैश बाय 4 पाई 4r स्क्वायर। अच्छा, Q1 डैश Q1 के टर्म्स में कितना है 5/3Q, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/3Q, साथ में 1/4 पाई r स्क्वायर। और ये जो हमारा Q2 डैश चल रही है कितना बन जाएगा 5/6Q2, सो 5/6Q2 1/4 पाई 4r स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, पहले जो है इन दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम थी, जिसको मैंने सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बोला था, बट ये सिग्मा 1 2 दोनों किसके बराबर है सिग्मा के। ये चीज़ मुझे ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों किसके बराबर है सिग्मा के। ओके, तो जो ओरिजिनल सिग्मा था वो क्या था चार्ज 1/4 पाई r स्क्वायर। और अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे Q1/4 पाई r स्क्वायर बच रहा है, साथ में 5/3 मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये 5/3 टाइम्स ऑफ सिग्मा हो गया। और ये दूसरे का सिग्मा था Q2 डैश अपॉन में 4 पाई 2r का स्क्वायर, या फिर Q2 अपॉन में 4 पाई 4r स्क्वायर। तो Q2 अपॉन में 4 पाई 4r स्क्वायर ये दिख रहा है एज इट इज सेम, तो ये कितना आ जाएगा 5/6 सिग्मा। रिपीट करेंगे खुद से जो जो चीज़ें इसमें लगें कि भाई कॉम्प्लिकेटेड हैं, और दोबारा ट्राई करेंगे खुद से, मतलब सिर्फ सोल्यूशन देख के खुश नहीं हो जाना है, यू हैव टू रिपीट इट ऑन योर ओन ऑल्सो, अदरवाइज क्लियर नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 11 हल्का सा लेंथी था, बट दैट हैपन्स, आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट टैकल करना पड़ेगा। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, Q1 पे है -4Q, Q2 पे है 8 माइक्रोकूलम्स, और P पर रखा हुआ है 8। इसको बहुत आराम से अप्रोच करेंगे, ठीक है, बहुत बहुत आराम से, नहीं तो गलती होने के चांस है। सबसे पहले ये फोर्स देखो, अट्रैक्टिव होगी क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। इस फोर्स को लेट से मैं F1 बोलता हूँ। तो F1 का रिलेशन होगा K, एक चार्ज होगा 4 माइक्रोकूलम्स, एक चार्ज होगा 8 माइक्रोकूलम्स, एंड द बीच की डिस्टेंस विच इज़ 2 का स्क्वायर, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। सिंपल। ओके, checking for F2 you get K, one charge is 8 microcoulombs, next charge is 8 microcoulombs upon 2 squared. Now F1 और F2 को हम हल्का सा चेंज करके अगर मैं लिखना चाहूँ तो देखो मैं कैसे लिखूँगा। अब देखो F1 F2 में सब कुछ सेम है, एक में है 4 इंटू में 8 और एक में है 8 इंटू में 8, मतलब मैं एक फोर्स को बोलूँ अगर F, और इसको अगर मैं बोलता हूँ लेट से F, तो ये F/2 हो जाएगा। इफ यू डिवाइड दिस वन बाय दैट वन, या आप उल्टा भी कर सकते हो, एक को F मान लो एक को 2F मान लो, बोथ आर द सेम थिंग। कि अगर मैं बोलता हूँ कि ये F है, इसको 2 से इंटू करूँगा तो ये क्या बन जाएगा 2F। ये करने का पॉइंट है, अभी थोड़ी देर में समझ आएगा। सो दिस वन वॉज F1, 4 और 8 के बीच वाली। अब क्वेश्चन में आई कैप जे कैप है, मतलब क्वेश्चन यूनिट वेक्टर की फॉर्म में ब्रेकेज चाहता है, तो यूनिट वेक्टर की फॉर्म में ब्रेक करना पड़ेगा। F1 का एक कंपोनेंट यहाँ बनेगा, एक कंपोनेंट यहाँ बनेगा, ये वाला कंपोनेंट होगा F1 साइन 30 डिग्रीज एंड दिस वन विल बी F1 कॉस 30 डिग्रीज। तो F1 फोर्स जो है उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा इन दोनों पार्ट्स में, और आई कैप जे कैप के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। तो अगर इसको हम आई कैप जे कैप में लिखें तो F1 कैसा दिखेगा, F1 will look like F1 sin 30 j cap plus F1 cos 30 माइनस आई कैप। जो हमारी वो F1 है वो सीधा सीधा किसके बराबर है F के। सो F sin 30 j cap प्लस F1 cos 30 माइनस आई कैप। F1 इज इक्वल टू F। अच्छा, ये F की वैल्यू क्या है, सॉल्व अगर इसको करें तो कितनी बनेगी, 9 इंटू में 10 टू द पावर 9 टाइम्स 4 इंटू में 8
32 टाइम्स माइक्रो और माइक्रो यानी 10 की पावर -6 और -6 -12 अपॉन में 4, 2 2 4, 4 से कैंसिल होगा 8 पे, तो यू विल गेट 72 टाइम्स 10 to the power -3, दैट्स f। तो 2f क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 72 -3। f1 आ गया। f1 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यार रहने दो, इतना ही रखते हैं, f2 को भी करते हैं फिर साथ में करेंगे। सो ये आया f1। लेट्स डू f2। f2 ब्रेक्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ, अब f2 फोर्स कौन सी है, f2 फोर्स के लिए सेपरेट नंबर, ये है f2 फोर्स, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, यानी ये इसको रिपेल करेगा। ये एंगल 30 है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 30। तो अगर ये f2 है तो f2 का ये कंपोनेंट बनेगा f2 cos 30, और ये इसके ऊपर ओवरलैप करता हुआ बनेगा f2 sin 30। f2 cos 30 प्लस आई कैप में है, f2 sin 30 प्लस जे कैप में है, तो करेंगे अगर इसको तो ये बनेगा f2 cos 30 आई कैप प्लस f2 sin 30 जे कैप। तो ये दोनों वेक्टर यूनिट वेक्टर की फॉर्म में हमने लिख दिया। थोड़ा सा f2 की वैल्यू देखेंगे, f2 की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ f1 है, तो 2f cos 30 आई कैप 2f sin 30 जे कैप। नेट फोर्स निकालेंगे, नेट फोर्स निकालने के लिए f1 और f2 को सीधा सीधा क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो f नेट वुड बी इक्वल टू f1 प्लस f2। f1 विल बी यहाँ से f sin 30 जे कैप माइनस f cos 30 आई कैप। f2 पूरा का पूरा टर्म यहाँ से आएगा 2f cos 30 आई कैप प्लस 2f sin 30 जे कैप। आई कैप से आई कैप वाले टर्म्स को देखो अगर, तो ये 2f है और ये f है, तो ये माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ f cos 30 आई कैप, और 2f sin 30 से f sin 30 ऐड हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3f sin 30 एंड दिस विल बी जे कैप। अब f की वैल्यू हमने निकाली थी, वो थी 72 टाइम्स 10 to the power -3, तो 72 टाइम्स 10 to the power -3 cos 30 is √3/2 टाइम्स आई कैप प्लस 3 टाइम्स 72 इंटू में 10 to the power -30 sin 30 is 1/2, और ये हो गया जे कैप। 2 से 36 पे जाएगा, 2 से 36 पे जाएगा, so 36 टाइम्स 10 to the power -3 टाइम्स √3 आई कैप प्लस 36 टाइम्स 3 इंटू में 10 to the power -3 जे कैप। सो दिस इज एफ नेट। हमें चाहिए एक्सेलरेशन, आई गेस एक्सेलरेशन। सो एफ नेट बराबर हो जाएगा मास इंटू में एक्सेलरेशन बराबर ये पूरी की पूरी वैल्यू, मतलब यहीं पे मैं लिख सकता था मास इंटू में एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ये पूरी चीज़ मास से डिवाइड हो जाएगी। मास कितना है 12 ग्राम, तो 12 इंटू में 10 की पावर -3 से डिवाइड करना है। 36 टाइम्स 10 to the power -3 √3 आई कैप प्लस 36 टाइम्स 10 to the power 3 10 की पावर -3 जे कैप डिवाइड बाय 12 इंटू में 10 की पावर -3 12 इंटू में 10 की पावर -3 पावर पावर 12 3 12 3 3 3 3 √3 आई कैप प्लस 9 जे कैप। क्वेश्चन नंबर 12 डन। 13 point positive charge is brought near an isolated conducting sphere, the electric field is best given by। point charge है तो परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस बन रही है, तो ये सही है। परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही लग रहा है। पॉजिटिव से निकल रही हैं, तो यहाँ पे फील्ड लाइन एंटर कर रही हैं, तो यहाँ से एग्जिट करेंगी, दोनों एंटर नहीं कर सकती। ये सरफेस के परपेंडिकुलर ही नहीं है और ना ये हैं। सो फिगर 1। Two spherical conductors B and C
having equal radii r, carrying equal charges, let's say q and q. At third charge spherical conductor A having same radius as that of B but uncharged is brought in contact with B. B के साथ हमने एक C को टच किया है, नहीं एक A को टच किया है, ओके B के साथ. A third spherical conductor A having same radius as of B but uncharged is brought in contact with B. B के साथ टच किया, तो ये रहा B जिस पे चार्ज है Q, ये रहा A जिस पे चार्ज है 0. तो जब सेम होते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है Q नेट बाय हाफ. टोटल चार्ज है Q प्लस 0/2, यानी दोनों पे चार्ज कितना आ जाएगा Q/2 Q/2. तो न्यू चार्ज ऑन B would be Q/2 and new charge on A would be Q/2. Then brought in contact with C. तो अब A को फिर किसके साथ जोड़ा है, C के साथ. A पे अब चार्ज है Q/2, C पर चार्ज है Q. तो सिंपल फंडा Q नेट बाय हाफ, Q/2 प्लस Q बाय हाफ, 3Q/2/2, 3Q/4. So new charge on किस पर, A और C. A and C would be 3Q/4. अब क्या किया है, फाइनली रिमूव्ड, A को फाइनली रिमूव कर दिया और B और C के बीच में रिपल्शन बताना है. तो ये रहा B और ये रहा C, डिस्टेंस सेम रहेंगे. तो नया चार्ज B पे आया Q/2 और इस पे आया 3Q/4, तो Q/2 3Q/4. सो F को अगर हम सॉल्व करते हैं तो फॉर्मूला आएगा K Q/2 3Q/4 बाय r². यहीं देख लेते हैं थोड़ा सा और नीचे. सो F' वुड बी KQ² बाय 3/8 r². तो पहले जो थी KQ/r² ओरिजिनल फोर्स F, उससे 3/8 टाइम्स हो गया. ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 15. लीनियर चार्ज डेंसिटी इज चार्ज बाय लेंथ, A मैचेस विद Q. तो ये हो गया ऐसे. सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज बाय एरिया एंड C मैचेस विद P चार्ज बाय वॉल्यूम. AQBR and CP. AQBR CP, ऑप्शन नंबर ए. डन.